तो इससे पहले क्लास 9th में हमने स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी और साथ ही क्लास 10th में क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी। तो जिसने भी अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख लें अब और अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लें ताकि आगे चैप्टर हमें समझने में कोई डिफिकल्टी ना आए। और साथ ही क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स भी जरूर देख लें, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले क्लासेस में जो हमने प्रोबेबिलिटी की 2 अप्रोच पढ़ी, क्या वो हर सिचुएशन पे काम करती है? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो मुझे उसके आउटकम्स हेड या फिर टेल्स ही मिलेंगे। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही आउटकम मिले हैं, मतलब फाइनाइट आउटकम मिले हैं, राइट। और साथ ही यहाँ पे हेड आने के जितने चांसेस हैं उतने ही टेल्स आने के चांसेस हैं, मतलब यहाँ पे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, बराबर चांसेस हैं हर आउटकम के आने के। बट क्या हर सिचुएशन में हमें ऐसा ही मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फाइनाइट ही होंगे या फिर हमेशा आउटकम्स इक्वली लाइकली ही होंगे? क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है? जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं और उस पे मुझे कंटिन्यूसली हेड्स ही मिलता रहे या फिर टेल्स ही मिलता रहे, उस केस में हम क्या करेंगे जब हमारा कॉइन बायस्ड हो, किसी एक तरफ झुका हुआ हो? तो क्या तब भी यही दोनों अप्रोच काम करेंगी रियल लाइफ में भी ऐसे इवेंट्स में? बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सन 1933 में एक रशियन मैथमेटिशियन एएन कोलमोगोरोव ने एक नई अप्रोच डेवलप की प्रोबेबिलिटी की, जिसको हम आज क्लास 11th के चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक नए अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि एक्सियोम से या फिर एक्सियोमेटिक से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है। तो बच्चों, एक्सियोम का मतलब बहुत सिंपल सा है। एक्सियोम का मतलब होता है फैक्ट या फिर अपने आप में सच्ची बात, एक ऐसा फैक्ट जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत ना पड़े, जिसको हम लिख दे तो वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे हमें पता है कि इन एनी केस मुझे 2 + 2 4 ही मिलेगा, इसको हम प्रूफ नहीं करते। ऐसे ही फैक्ट्स को हम बोलते हैं एक्सियोम्स। तो बस ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को या फिर एक्सियोम्स को यूज करके जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब इस अप्रोच में जो भी बेसिक टर्म्स यूज होंगे हम पहले उनको समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें पता होता है कि उसका कोई ना कोई आउटकम या फिर रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही। कुछ केसेस में क्या होता है कि रिजल्ट हमें पहले से पता होता है। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं बिना मेजरमेंट के, तो उसके एंगल्स का सम मुझे 180 डिग्री ही मिलेगा। इन एनी केस जब भी मैं कोई ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी तो सम 180 डिग्री ही होगा, चाहे वो ट्राइंगल किसी भी टाइप का क्यों ना हो। ना एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ऐसे जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट हमें पहले से पता होता है तो उनको हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। बट अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका रिजल्ट हमें पहले से पता ना हो या फिर हम पहले से प्रेडिक्ट ना कर पाए, तो बस उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहां पे जो आउटकम आता है या जो रिजल्ट आता है वो एकदम रैंडम होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी बोला जाता है जब वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके हमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स मिले। सेकंड कंडीशन, जो भी हमें आउटकम्स मिल रहा है हम उसको पहले से प्रेडिक्ट ना कर पाए, तभी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट बनता है। वैसे इस चैप्टर में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात करेंगे जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ अलग से मेंशन ना हो। तो जब भी मैं किसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रही होंगी दैट मीन्स मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात कर रही होंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, आउटकम्स। आउटकम का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है हमें उसी को हम आउटकम बोलते हैं। अब समझते हैं सैंपल स्पेस। तो एक एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें उसके कुछ रिजल्ट या फिर आउटकम्स मिलेंगे, तो उन्हीं आउटकम्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ आउटकम्स। और जब हम बात सेट की करते हैं तो हम जो भी आउटकम या फिर एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटकम मिलेगा एक एक्सपेरिमेंट का, उनको जब हम
ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करके, तो वो बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। तो चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने एक डाई थ्रो किया और उस डाई में मुझे पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे। और जब इन्हीं आउटकम्स को मैं ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हमेशा हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे जो भी सैंपल स्पेस के अंदर जो भी आउटकम्स मिले हैं वो अपने आप में एक सैंपल पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे 1 भी एक सैंपल पॉइंट है, 2 भी, 3 4 5 6 सारे ये एक एक सैंपल पॉइंट्स हैं। बट क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि हम एक डाई को थ्रो करें या फिर एक कॉइन को टॉस करें? नहीं, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि हम 2 डाई को थ्रो करें या फिर 2 कॉइन्स को टॉस करें एक साथ। तो चलो अब कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2 कॉइन्स को टॉस करने का। तो जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूंगी तो पहली चीज हमें नोट करनी है कि यहाँ पे हमें जो आउटकम मिलेगा वो हमें ऑर्डर पेयर में मिलेगा। दूसरी बात, जब भी हम ऑर्डर पेयर में आउटकम लिखते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो चलो अब देखते हैं, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमें दोनों कॉइन्स पे सेम आउटकम मिल जाए, जैसे कि हेड हेड या फिर टेल टेल, ठीक है। या फिर इसके अलावा हमें एक कॉइन पे हेड या फिर दूसरे कॉइन पे टेल्स भी मिल सकता है। तो इस तरीके से हमें 4 आउटकम मिलेंगे। पहला आउटकम हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड और टेल टेल। सिंपल है। अब यहाँ पे जो हमें आउटकम्स मिले हैं, जब हम इन्हीं आउटकम्स को ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे तो ये बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस भी पता लग गया। बट क्योंकि यहाँ पे हम अपने आउटकम्स को या फिर सैंपल पॉइंट्स को अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि ये जो हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में, इसको हम ड्रॉप कर दें और इस तरीके से लिख लें सिंप्लीफाइड वे में। जैसे कि सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स इज हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड, टेल टेल। सिंपल है ये तरीका। अब यहाँ पे इससे हमारा वर्क बहुत इजी हो जाता है। बेसिकली बार बार हमें उतना लंबा नहीं लिखना होता और बहुत कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। बट क्या ये नंबर्स के केस में भी ये चीज पॉसिबल है? नंबर्स के केस में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं? चलो इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मैंने 2 डाई को एक साथ थ्रो किया, तो यहाँ पे मुझे पॉसिबल आउटकम्स क्या मिल सकते हैं, पहले हम वो चीज समझते हैं। तो पहले वाले डाई पे मुझे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आउटकम मिल सकता है। इसी तरीके से सेकंड डाई पे भी मुझे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आउटकम मिल सकता है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? अगर पहले वाले डाई पे मुझे 1 मिलता है तो सेकंड वाले डाई पे मुझे 1 से लेके 6 तक कुछ भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो दैट मीन्स हमारे आउटकम बन सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से अगर मुझे पहले वाले डाई पे 2 मिलता है तो फिर से सेकंड डाई पे वही पॉसिबिलिटी है 1 से लेके 6 तक, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और बाकी के आउटकम्स भी हमें इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ टोटल हमें 6 × 6 36 आउटकम्स। तो जब इन्हीं को हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बेसिक तरीका तो सैंपल स्पेस लिखने का यही है। बट क्या यहाँ भी हम ऑर्डर पेयर का ब्रैकेट रिमूव करके अपने आउटकम को लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब भी हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं तो नंबर्स का मतलब बदल जाएगा और हम अपने आउटकम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि पहले वाले डाई थ्रो करने पे हमें क्या रिजल्ट मिला है और सेकेंड डाई पे क्या रिजल्ट मिला है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलो अब बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स की एक डेफिनेशन हमने इससे पहले क्लास में भी पढ़ी थी। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कई तरीके की सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके भी हमें कुछ आउटकम्स तो मिलते ही हैं और उसी को हम एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्लास में समझेंगे कि हमारा इवेंट्स का टॉपिक कैसे सेट से रिलेट करता है और सेट से रिलेट करके हम एक नई डेफिनेशन इवेंट्स की सीखेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट से कैसे रिलेट होता है। तो एक सिचुएशन के अंदर हमें जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स मिल सकते हैं, जब हम उनका सेट बना के लिखते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल सेट मिलता है। मतलब उसके बाहर हमें उस सिचुएशन के लिए कोई भी पॉसिबल एलिमेंट नहीं मिलेगा, राइट। इसी तरीके से जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे हमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं उनका सेट बनाने पे हमें एक सैंपल स्पेस मिलता है। मतलब उस एक्सपेरिमेंट के लिए और कोई पॉसिबल आउटकम्स बाहर नहीं बचेगा,
तो चलो अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो कि मैं एक स्कूल कंसिडर करती हूँ जिसमें 400 बच्चे पढ़ते हैं। तो उस स्कूल में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितने भी पॉसिबल बच्चे होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, या मतलब किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी टोटल बच्चे हैं उनका जब हम सेट बनाएंगे तो वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, जैसे मान लो कि मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो यहाँ पे मुझे उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो एक सैंपल स्पेस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 4 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, HH, HT, TH और TT। इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो जब मैंने इनका सेट बनाया तो ये मिल गया मुझे सैंपल स्पेस, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हम पॉसिबल एलिमेंट्स की बात करते हैं और सैंपल स्पेस में हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। मतलब इन दोनों सेट्स के बाहर हमें कोई एलिमेंट या आउटकम मिलता ही नहीं है। तो हमें रिलेट करने से चीजें समझना इजी हो गया। चलो अब समझते हैं कि इवेंट सबसेट से कैसे रिलेट करता है। तो चलो इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो जो मैंने पहले 400 बच्चों का सेट बनाया था एक स्कूल में, मतलब यूनिवर्सल सेट, अब मैं वहीं पे एक कंडीशन लगा देती हूँ कि मैं सिर्फ 11th क्लास के बच्चे ही कंसिडर करूं और उनका ही सेट बनाऊं। मान लो कि क्लास 11th में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जो नया सेट मिलेगा वो 40 स्टूडेंट्स का सेट होगा, राइट। अब ये जो 40 स्टूडेंट्स मिले हैं ये मुझे उसी यूनिवर्सल सेट में से ही मिले हैं, कहीं बाहर से नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने नया सेट डिफाइन किया है, लेट्स से मैंने उसको ए नेम दे दिया। तो ये जो सेट ए है ये सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट हमें बाहर से नहीं मिला। ठीक है। तो चलो प्रोबेबिलिटी के केस में इवेंट कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया था 2 कॉइन्स को टॉस करने का। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी सिचुएशन डिफाइन कर लेती हूँ कि मुझे दोनों कॉइन्स पे हेड्स ही मिले। अब यहाँ पे मुझे ये जो मैंने सिचुएशन डिफाइन की है इसको मैं लेट्स से बी नेम दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे इसके मुझे आउटकम्स जो हैं वो हेड हेड ही मिलेगा, और ये हमारे पास पहले से ही सैंपल स्पेस में डिफाइंड है, क्योंकि उससे बाहर तो हमें सैंपल स्पेस से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये जो आउटकम्स हमें मिले हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड थे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमें इवेंट मिला है बी वो सबसेट है सैंपल स्पेस का। इसी तरीके से मैं कोई और इवेंट भी कंसिडर कर सकती हूँ। मतलब अगर मान लो कि मैंने एक नया इवेंट सी कंसिडर कर लिया जिसमें मुझे कम से कम एक टेल मिले, कम से कम एक, मतलब उससे ज्यादा भी मिल सकती है। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर हम सैंपल स्पेस देखें तो हमें 2 टेल्स भी मिल सकते हैं। तो वो सारे ही आउटकम्स जिसमें एक टेल्स है या फिर 2 टेल्स हैं वो सारे हमारे इस इवेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो मिल जाएगा हेड टेल्स, टेल्स हेड एंड टेल टेल्स। 3 आउटकम्स मिलेंगे और तीनों ही आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस में से ही हमें मिले हैं, कुछ भी बाहर से नहीं मिला। तो यहाँ पे ये इवेंट भी हमारा सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। सिंपल था समझना। तो इससे हमें इवेंट्स की एक नई डेफिनेशन मिलती है, इवेंट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पे हम इवेंट्स भी कई तरीके के कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर हम यही एग्जाम्पल कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें सिंगल आउटकम भी मिला एक इवेंट में, इसी तरीके से मल्टीपल आउटकम्स भी हमें मिले। अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि कभी हमें पूरा सैंपल स्पेस भी मिल जाए या फिर एक एम्प्टी सेट भी मिल जाए। ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम 2 इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया उसका सैंपल स्पेस तो हमें पता है क्या मिला, उसमें हमने इवेंट बी डिफाइन किया कि हमें 2 हेड्स ही मिले। अब क्योंकि जो हमने इवेंट बी डिफाइन किया, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें आउटकम मिल जाता है, मतलब दोनों कॉइन्स को टॉस करने पे हमें सेम कंडीशन हमारी मीट हो जाती है, हेड हेड ही मिल जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इवेंट अकर हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि बाकी के आउटकम्स भी हमें मिल जाए, मतलब हेड टेल्स या फिर टेल्स हेड या फिर टेल टेल्स। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें ऐसा कोई आउटकम मिलता है जो हमारी कंडीशन को मीट ना करे तो हम बोलेंगे हमारा इवेंट अकर नहीं हुआ है। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि इम्पॉसिबल क्या होगा, मतलब
अगर हम कोई इवेंट डिफाइन करें और उसका हमें कोई आउटकम मिले ही नहीं सैंपल स्पेस में, तो वही होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने एक डाई थ्रो किया, उसके सैंपल स्पेस मुझे क्या मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इवेंट डिफाइन कर लिया कि मुझे आउटकम जो मिले डाई थ्रो करने पे वो नंबर ग्रेटर देन 6 हो। अब हम वापस से अपना सैंपल स्पेस चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हमें कोई भी नंबर 6 से बड़ा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो हमारे इवेंट में कोई हमें आउटकम मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब भी ऐसा केस होगा तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब एक एम्प्टी सेट मिलेगा हमें। ठीक है, यही चीज थी इम्पॉसिबल इवेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, श्योर इवेंट पे। तो वैसे तो समझना बहुत ईजी है। श्योर इवेंट मतलब जो होगा ही होगा इन एनी केस। तो यहाँ पे अगर हम कोई एक ऐसा इवेंट डिफाइन कर लें कि वो उसकी पॉसिबिलिटी 100% होने की, तो उसी इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से वही एग्जाम्पल, डाई थ्रो किया, सैंपल स्पेस हमें 1 से लेके 6 तक मिला। अब अगर मैं यहाँ पे इवेंट डिफाइन कर लूं कि मुझे जो भी आउटकम मिले या तो वो ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो। ठीक है, अब बेसिकली जितने भी सैंपल स्पेस में नंबर हैं वो या तो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो कुछ भी, मतलब हमें डाई थ्रो करने के बाद कुछ भी मिले 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिले, वो या तो ऑड नंबर होगा या इवन होगा। दैट मीन्स हमारा इवेंट अकर होगा ही होगा, कुछ ना कुछ आउटकम तो हमें मिलेगा ही। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है हमारे इवेंट की? बेसिकली हमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें वो सारे आउटकम्स मिल सकते हैं जो सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमें इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर ही मिलेगा। और जब भी हमें कोई एक ऐसा इवेंट मिल जाए जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स के बराबर ही हो, तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि इन एनी केस वो होना ही है। अब समझते हैं सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट समझना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमने एक इवेंट डिफाइन कर लिया, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम एक इवेंट डिफाइन कर लें जिसमें हमें सिर्फ एक ही आउटकम मिले, उसी को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल है। एग्जाम्पल वही, फिर से डाई थ्रो किया, सैंपल स्पेस 1 से 6। अब इसके बाद मैंने एक इवेंट डिफाइन कर लिया इसमें कि मुझे इवन प्राइम नंबर मिले डाई थ्रो करने पे। अब इवन प्राइम नंबर क्या होता है? बेसिकली एक ही नंबर है 2। अब यहाँ पे 2 हम देखेंगे सैंपल स्पेस में बिल्कुल मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमारा जो इवेंट है उसका आउटकम क्या होगा? 2 मिलेगा। अब यहाँ पे हमें सिंगल एलिमेंट, सिंगल आउटकम ऐसा मिल रहा है जो हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करेगा या फिर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट्स में हमें एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल सिंपल इवेंट्स मिल सकते हैं। जैसे हमने एक डाई थ्रो किया तो हमें सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक मिलता है। तो यहाँ पे हमें 1 एक सिंपल इवेंट मिल सकता है, 2 एक सिंपल इवेंट मिल सकता है, 3 4 5 6 इस तरीके से हमें 6 सिंपल इवेंट्स मिल सकते हैं। मतलब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे एक सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे उतने ही हमें सिंपल इवेंट्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, कंपाउंड इवेंट। ये ना बिल्कुल पहले वाले से अपोजिट है। मतलब पहले सिंपल इवेंट में हमने समझा था कि हमें एक आउटकम मिलेगा, कंपाउंड इवेंट में हमें मल्टीपल आउटकम्स मिलते हैं एक इवेंट में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से वही, डाई थ्रो करने वाला 1 से 6 सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे अगर मैं एक इवेंट डिफाइन कर लूं कि मुझे नंबर ग्रेटर देन 3 मिले, तो यहाँ पे मेरा इवेंट जो है वो कब अकर होगा? मतलब हमें 4 मिलेगा तब भी हमारा इवेंट अकर होगा, 5 6 सेम। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है हमारे इवेंट के होने की, उसमें आउटकम्स हमें क्या मिलेंगे? 4 5 6। अब यहाँ पे 3 आउटकम्स हमें ऐसे मिल रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल आउटकम्स हैं बस। तो जहाँ पे हमें मल्टीपल आउटकम्स मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे। वैसे ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना नाम से लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 सेट्स में हमने सीखा था कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करना, जैसे कि दो सेट्स को हम कंबाइन करते हैं यूनियन से या फिर इंटरसेक्शन से या फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल के, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब हम प्रोबेबिलिटी के केस में ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा
लेते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम चीजें ना सेट से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो आप सेट्स चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, टॉपिक वाइज वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स की। बेसिकली वैसे कॉम्प्लीमेंट्स हमने सेट के केस में भी पढ़ा था। वहां पे क्या होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसके अंदर एक सेट होता है, और कॉम्प्लीमेंट में उस ए से बाहर जो भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाते हैं, जिसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी के केस में कैसे वर्क करता है। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, अब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, तो उसका मुझे कुछ सैंपल स्पेस भी मिलेगा। सैंपल स्पेस HH, HT, TH, TT। अब यहाँ पे मैंने एक इवेंट कंसिडर कर लिया। मैंने इवेंट कंसिडर किया कि मुझे एग्जैक्टली 1 हेड मिले। अब क्योंकि मैं बात यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड की कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे इवेंट ए में क्या मिलेगा, HT या फिर TH। यही दोनों आउटकम्स मुझे मिल सकते हैं। तो इस केस में तो हमारा इवेंट अक्कर हुआ है, मतलब इवेंट ए हो रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और आउटकम मिलता है, तो उस केस में हमारा इवेंट नहीं होगा। 2 ही चीज पॉसिबल होंगी, मतलब अगर हमें कोई भी आउटकम हमारे इवेंट के फेवर में मिलेगा तो इवेंट ए होगा, और अगर कोई भी आउटकम ऐसा मिलता है कि हमारा इवेंट ए नहीं हो, तो हम उसको बोलते हैं नॉट एन इवेंट, और इसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ठीक है, अब इसको यहां भी हम ए डैश से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हम इवेंट ए हमने डिफाइन किया कि हमें एग्जैक्टली 1 हेड मिले, तो हमें HT और TH मिला। अब इसके बाहर जो भी एलिमेंट्स हमारे सैंपल स्पेस में बच गए हैं, वो आ जाएंगे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। मतलब ए डैश हमें कैसे मिलेगा, S माइनस ए करके, मतलब सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दिए। सिंपल था समझना। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है यहाँ पे, वो भी हम देख लेते हैं। ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एंड ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू इवेंट ए। भाई वही बात हुई कि भाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और उसके कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तभी तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और नोट कर लेते हैं, किसी भी आउटकम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। अब इसी तरीके से हम आगे की चीजें भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलो अब बात करते हैं इवेंट ए और बी की। तो सेट्स में हमने पढ़ा था कि जब भी हम और की बात करते हैं, तो मतलब हम यूनियन की बात कर रहे होते हैं, है ना, यही हमने पढ़ा था। और अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर 2 सेट हमें मिले, दैट मीन्स हम दोनों के एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, मतलब जो सिर्फ ए सेट में मिल रहे हैं हमें, उसके दोनों सेट के इंटरसेक्शन में जो मिल रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, साथ ही बी वाले जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ बी में। इसी तरीके से यहाँ भी प्रोबेबिलिटी के केस में इवेंट ए और बी वर्क करेगा। तो चलो अब इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो सैंपल स्पेस तो हमें पता ही है, यही आना है। अब इसके बाद मैंने इवेंट ए डिफाइन कर लिया एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहाँ पे हमें आउटकम्स क्या मिलेंगे इवेंट ए में, HT और TH। यही दो आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इवेंट बी की, मतलब इवेंट बी पे मैं डिफाइन कर लेती हूँ कि हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल्स ऑन सेकेंड कॉइन। तो यहाँ पे हमें आउटकम क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस में जल्दी से देख लेते हैं, HT। यही आउटकम होगा, सिर्फ एक ही आउटकम होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए और बी इवेंट की, दैट मीन्स हम यूनियन की बात कर रहे हैं। ए और बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी, तो मतलब यहाँ पे हम दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देंगे। अब ध्यान रखें कि यहाँ भी हम आउटकम्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे, मतलब जो भी हमारे आउटकम्स हैं इवेंट ए और बी के, उनका रिपीटिशन नहीं करेंगे। कोई आउटकम रिपीट होता है तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी में HT TH, यही 2 आउटकम्स हमें मिलेंगे। तो चलो इसकी भी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ए यूनियन बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए
और ओमेगा बिलोंग्स टू बी। बस इतनी सी ही इसकी डेफिनेशन है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवेंट ए एंड बी की बात करते हैं। अब बेसिकली ये हमने फिर से सेट के केस में पढ़ा था, ए एंड बी कब होता है, मतलब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं वहां पे, है ना। यहाँ पे हम कॉमन आउटकम्स की बात करेंगे दो इवेंट्स के बीच में। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल फिर से वही, दो कॉइन्स टॉस करें, सैंपल स्पेस हमें मिल गया। अब इसके बाद मैंने इवेंट ए डिफाइन किया था एग्जैक्टली वन हेड, तो हमें दो आउटकम्स मिले HT और TH। अब अगर मैं इवेंट बी डिफाइन करती हूँ, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल्स ऑन सेकेंड कॉइन, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही आउटकम मिलेगा, मतलब HT यही मिलेगा। अब क्योंकि हम बात इंटरसेक्शन की करेंगे, एंड के केस में इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे A एंड B का मतलब हुआ A इंटरसेक्शन B, तो कॉमन आउटकम्स की बात करेंगे तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, H और T ही मिल रहे हैं। ठीक है, सिंपल था समझना। इसी तरीके से अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मतलब अब यहाँ पे A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू A एंड ओमेगा बिलोंग्स टू B। सिंपल बात। अब चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवेंट A बट नॉट इवेंट B। वैसे ऐसा कुछ हमने सेट्स के केस में भी पढ़ा था। मतलब अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स होते हैं, तो जब हम डिफरेंस ऑफ सेट की बात करते हैं, तो मतलब ऐसा भी होता है कि हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं दोनों सेट्स के बीच में। तो अगर मैं सेट ए की बात करूं, सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स की बात करूं जो सेट ए में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसमें से क्या करते हैं, बी वाले सारे एलिमेंट्स हटा देते हैं। मतलब इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी माइनस कर देते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या मिलता है, डिफरेंस ऑफ सेट मिल जाता है A माइनस बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के केस में हम डिफरेंस ऑफ इवेंट्स भी निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवेंट A बट नॉट B। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम बात इवेंट्स की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो सारे, अगर हम यहाँ पे दो इवेंट्स कंसिडर कर लें A और B, तो यहाँ पे हम इवेंट A में से वो सारे एलिमेंट्स, सारे आउटकम्स निकाल देंगे जो B में हैं या फिर दोनों के कॉमन वाले पार्ट में है, इंटरसेक्शन में है। सिंपल है समझना। चलो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। वही फिर से एग्जाम्पल, दो कॉइन्स टॉस किए, सैंपल स्पेस हमें वापस से वही मिल जाएगा। फिर से वही इवेंट्स मैंने डिफाइन कर लिए, एग्जैक्टली वन हेड इवेंट A, आउटकम्स, इसके आउटकम्स हमें क्या मिलेंगे, HT और TH, यही दो आउटकम्स। नेक्स्ट इवेंट मैंने B डिफाइन किया, जिसमें हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल्स ऑन सेकेंड कॉइन, तो यहाँ पे हमें आउटकम मिला HT। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ इवेंट्स की, दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ ए वाले आउटकम्स को कंसिडर करेंगे, मतलब A माइनस बी। तो B के सारे एलिमेंट्स हम निकाल देंगे, इंटरसेक्शन वाले भी निकल जाएंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको भी हम हटा के लिख देंगे। तो A माइनस बी में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे एक ही आउटकम मिलेगा, यहाँ पे जो होगा TH। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक सारा सेट्स वाला ही वर्क कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। वैसे देखा जाए तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नॉट टू बी शेयर्ड, मतलब कोई शेयरिंग ना करे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट्स के केस में क्या होगा, अच्छा चलो इसको हम पहले सेट से रिलेट कर लेते हैं, सेट्स चैप्टर से। वहां पे हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़े थे, याद होगा सबको। मतलब दो सेट्स जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, दोनों सेपरेट होते हैं ना, कुछ भी शेयरिंग नहीं करते, इसी उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मतलब A इंटरसेक्शन B, अगर सेट A है और सेट B है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, A इंटरसेक्शन B एक एम्प्टी सेट मिलता है, कोई इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फाई मिल रहा है। अब इसी तरीके से इवेंट्स के केस में यहाँ पे क्या होता है, मतलब दो इवेंट्स होते हैं जिनके बीच में हमें कोई कॉमन आउटकम ना मिले। मतलब अगर मैंने एक इवेंट A डिफाइन किया, एक इवेंट B डिफाइन किया, तो इवेंट A और B के बीच में मुझे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्टी इवेंट मिलेगा, ये एम्प्टी सेट मिलेगा, बेसिकली फाई मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैंने एक इवेंट A कंसिडर कर लिया। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि इवेंट A जो है नंबर अपीयरिंग शुड बी एन इवन नंबर हो। मतलब यहाँ पे आउटकम्स क्या होंगे फिर इवेंट A के, 2 4 6,
सैंपल स्पेस में से यही मिलेंगे ना हमें। अब अगर मैं इवेंट बी डिफाइन कर लूं कि नंबर अपीयरिंग शुड बी एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 3 5 यही होंगे। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब 5 मिलेगा। तो ऐसे ही इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि वो एक दूसरे से ना एक्सक्लूड कर लेते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स पे। तो इसको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमारे लिए समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही फिर से एग्जाम्पल लिया, डाई थ्रो किया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा मुझे, एक डाई थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6, फिर से इवेंट वही इवन नंबर्स मिल जाए, तो आउटकम्स क्या हुए 2 4 6। अब इसके बाद मैंने इवेंट बी वही फिर से डिफाइन कर लिया, ऑड नंबर्स मिलने चाहिए, दैट मीन्स हमारे आउटकम्स होंगे 1 3 5। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इवेंट्स का यूनियन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब ए यूनियन बी क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5 6 यही मिलेगा। अब अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे जो हमें सैंपल स्पेस मिला है उसके भी आउटकम्स यही हैं, मतलब सारे सैंपल पॉइंट्स यही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ए यूनियन बी मुझे सैंपल स्पेस के बराबर मिला है ना। तो जिस भी केस में मुझे ए मतलब दो या दो से ज्यादा सेट्स का यूनियन करने पे सैंपल स्पेस के ही आउटकम्स मिल जाए, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिंपल था इतना समझना। अच्छा चलो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लेते हैं। पहले जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया वही डाई थ्रो करने वाला, तो हमारे पास ए के आउटकम्स यही थे, बी के आउटकम्स यही थे। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, जो कि हमें एक एम्प्टी सेट मिला था, 5 मिला था। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के केस में हमने ए यूनियन बी करा था, जो हमें सैंपल स्पेस के बराबर मिला। तो यहाँ पे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं किसी इवेंट में, दो या दो से ज्यादा इवेंट में, तो हम बोलते हैं कि हमारे इवेंट्स जो हैं, बेसिकली दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी आप इवेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इवेंट्स जो हैं, इस केस में ए और बी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत इजी रहे हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा अब तक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगी एक्सियोमेटिक अप्रोच को, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ ही ऑल वीडियोज का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे हर एक वीडियो का, कोई वीडियो आपका स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।